हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव फिजिक्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। आज उसका पार्ट 1 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश से पहले अगर हम चलें, थोड़ा सा वैद्युत आवेश के इतिहास के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि वैद्युत आवेश का इतिहास है क्या, कैसे हम लोग वैद्युत आवेश के विषय में जानें कि वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश को हम क्यों पढ़ें, ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखें, आज से 2500 वर्ष अगर हम पहले चले, 2500 वर्ष, आज से 2500 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो एक यूनान देश के एक दार्शनिक थे। 2500 वर्ष पहले यूनान के एक दार्शनिक थे। यूनान के दार्शनिक, इन दार्शनिक का जो नाम था वो था थेल्स। क्या था? थेल्स जी। ये यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। थेल्स ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। थेल्स का कथन था, वो कथन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। थेल्स का जो कथन था वो यही था कि यदि हम अंबर को, अंबर एक पदार्थ होता है, यदि हम अंबर को ऊन से रगड़ें, ऊन जो स्वेटर जिससे बुना जाता है, ऊन से अगर हम अंबर को रगड़ते हैं तो ऊन में छोटी छोटी कागज के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को वो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन आज से 2500 साल पहले थेल्स ने कहा था, जो यूनान के दार्शनिक थे। आज भी हम लोग छोटे क्लासों में आप देखते होंगे कि अगर एक पेन को लेकर के बाल में ऐसे ऐसे करें और कागज के टुकड़े के ऊपर जब लाते हैं तो कागज के टुकड़े को अपनी ओर क्या करता हो, आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। ये प्रैक्टिकल, ये चीज आज से 2500 साल पहले थेल्स ने कह दिया था। लेकिन उस समय थेल्स के इस कथन पर किसी का दिमाग या किसी ने उसके तरफ फोकस नहीं किया। 500 साल जब बीत गए तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का डॉक्टर था, हमें इंग्लैंड का डॉक्टर था जिसका नाम था गिलबर्ट। तो 500 साल जब बीत गए इनके, तो 2500 साल पहले तो इन्होंने कहा था, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से 500 वर्ष बीत गया, उसके बाद इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ का डॉक्टर था गिलबर्ट, नाम था गिलबर्ट, ध्यान दीजिएगा, ये गिलबर्ट डॉक्टर था। इन्होंने थेल्स के कहे हुए कथन को दोहरा दिया 500 साल बाद। इसने उसमें कहा क्या कि थेल्स ने केवल एक पार्टिकुलर अंबर के विषय में बात किया था, अंबर नामक पदार्थ की बात की थी। गिलबर्ट ने कहा केवल अंबर ही नहीं, कांच, सीसा जिसको आप कहते हैं, कांच, लाख, आबनूस, ये भी पदार्थ हैं। इनको अगर हम ऊन, रेशम या बिल्ली के खाल पर रगड़ें तो इनमें भी छोटे छोटे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 500 साल बीत जाने के बाद गिलबर्ट ने थेल्स के ही इस कथन को दोहराया, लेकिन उसमें उन्होंने अंबर के अलावा लाख, आबनूस, ठीक है, कांच को ऐड कर दिया। कहा ये भी अपने और छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, अब लोगों का दिमाग उसके तरफ आकर्षित हुआ कि क्या बात है कि जो 2500 साल पहले थेल्स ने कहा, फिर 500 साल बीत जाने के बाद गिलबर्ट ने कहा, तो उस लोगों का दिमाग उसके तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया। उसी समय में
अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, देखिए ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। देखिए ये इंग्लैंड के थे। अब यहाँ पर एक अमेरिकन वैज्ञानिक की बात हो रही है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान दीजिएगा इनके नाम को। हो गए। देखिए तो इस अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके कहे हुए, जब गिलबर्ट ने 2000 साल बीत जाने के बाद 500 साल बीत जाने के बाद गिलबर्ट ने अपने इस कथन को दोहराया, तो फिर अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन उसी समय ये भी हुआ करते थे। ये उस समय पतंग उड़ा रहे थे, पतंग ये उड़ा रहे थे, थ्रेड को पकड़े हुए थे। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और इनको एक शॉक फील हुआ, एक झटका लगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर में बिजली के समय ही हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों ऐसा महसूस हुआ। बिजली जब तक नहीं आकाश में चमक रही थी तो हमको इस तरह का कोई शॉक फील नहीं हो रहा था, झटका नहीं लग रहा था, लेकिन बिजली के चमकते ही हमें एक ऐसा शॉक फील हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो ये देख इन्होंने कहा कि कुछ तो इसमें गुण डेवलप हो गया बिजली के चमकने से, जिसके वजह से हमें ऐसा महसूस हुआ। तो इसी गुण का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया? वैद्युत आवेश। क्या बताया? वैद्युत आवेश। यानी अगर हम देखें तो वैद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है और उसी गुण के कारण पदार्थ अपने आसपास वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसे महसूस करता है। ठीक है, तो यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आपसे ये प्रश्न कोई करता है कि वैद्युत आवेश का खोज किसने किया था, तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था कि वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा वैद्युत आवेश के विषय में जान लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही वैद्युत आवेश के विषय में बताया था। तो अब देखिए ध्यान से, जो वैद्युत आवेश है वो है क्या? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। तो देखें, अगर आपके सामने कोई इस तरह का प्रश्न रखता है कि वैद्युत आवेश क्या है, या वैद्युत आवेश से क्या समझते हैं, या वैद्युत आवेश को स्पष्ट कीजिए, या वैद्युत आवेश को बताइए, या वैद्युत आवेश के बारे में लिखिए, ठीक, तो इस सबका मतलब एक ही है कि वैद्युत आवेश के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। ठीक है, आप क्या जानते हैं उसके विषय में। तो ध्यान दें, वैद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। क्या होता है? पदार्थ का एक गुण होता है, और एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण, एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो अपने आसपास वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, या उसके प्रभाव में अगर कोई दूसरा पदार्थ आता है तो वो पदार्थ उसके गुण को महसूस करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत आवेश जो है पदार्थ का क्या है? एक गुण होता है। ठीक है, और इसी गुण के कारण वो अपने आसपास वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसे महसूस करता है।
ठीक है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है कि सर वैद्युत आवेश है क्या, तो वैद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वो अपने आसपास वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसे महसूस करता है या अनुभव करता है। ठीक है। देखिए, अब इस वैद्युत आवेश का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, वैद्युत आवेश के मात्रक के विषय में भी हम यहाँ चर्चा कर लें तो ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, एसआई, कई बार ऐसा होता है कि हमें एसआई मात्रक करके पूछ देता है, कई बार ऐसा करता है कि वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक करके पूछ देता है। ठीक है, तो आप घबराए ना, वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वही वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक भी कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का जो बड़ा मात्रक है ये है कूलाम। क्या है? कूलाम। ठीक है, एसआई मात्रक। लेकिन वैद्युत आवेश का अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक, तो ध्यान रखेंगे सीजीएस का मतलब होता है छोटा मात्रक। यानी आपसे कहा जाए कि वैद्युत आवेश का छोटा मात्रक बताएं या वैद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक बताएं, तो वैद्युत आवेश का छोटा जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम कहें या फ्रैंकलिन कहें, फ्रैंकलिन कहें या ESU कहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहें, ये वैद्युत आवेश का छोटे मात्रक हैं जिसे हम सीजीएस मात्रक कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एसआई मात्रक, इसे वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक कहते हैं जिसे हम कूलाम के नाम से जानते हैं। तो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि वैद्युत आवेश का जो खोज है कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया, जबकि ऐसा नहीं है। वैद्युत आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो सर कूलाम क्यों पड़ा? वैद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम को क्यों श्रेय दिया गया, क्यों मात्रक कूलाम रखा गया? तो देखें, वैद्युत आवेश से जुड़ा कूलाम का एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, वो है वैद्युत बल। कूलाम ने वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का खोज किया था। इस वजह से वैद्युत आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम रखा गया। वैद्युत आवेश की खोज के कारण वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम नहीं रखा गया। वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के कारण, उस बल की खोज के कारण वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया, जबकि वैद्युत आवेश का खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, तो ये क्लियर रहिएगा। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत आवेश के बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक क्या होता है, ये सब हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से क्लियर में पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन वैद्युत आवेश को कहीं पर भी अगर प्रदर्शित करना हो तो वैद्युत आवेश को आप देखिएगा या तो स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाएगा या तो कैपिटल क्यू से। ये प्रदर्शित करने का उनका सिंबल है, जहां स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिखा हो समझ लें कि वो वैद्युत आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात हमारी आती है कि वैद्युत आवेश के विषय में और क्या क्या हम जान सकते हैं। तो अब यहां से हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। जी, वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहले तो हमने जाना कि वैद्युत आवेश है क्या। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो अपने आसपास वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसे अनुभव करता है। इसी गुण का नाम क्या है? वैद्युत आवेश है। यह गुण जिस पदार्थ पर आ जाता है वह पदार्थ क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। ठीक है, और यह गुण जिस पदार्थ पे नहीं होता है वह पदार्थ अनावेशित हो जाता है। सिंपली अगर हम समझें तो चार्ज और डिस्चार्ज जनरली वर्ड हम लोग बहुत यूज करते हैं। मोबाइल चार्ज हो गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो चार्ज का मतलब ही होता है आवेशित होना, यानी जिस मोबाइल में इस तरह का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश का गुण जिस मोबाइल पे बैटरी में आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि मोबाइल चार्ज हो गई।
और जिस मोबाइल में यह गुण खत्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गई। तो ये आवेश को ही कहा जा रहा है, इस गुण को ही कहा जा रहा है कि वो डिस्चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो जिसमें ये गुण आ गया वो आवेशित हो गया, जिसमें ये गुण नहीं आया वो अनावेशित या निरावेशित हो गया, या सिंपल ऐसे समझो वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल को आप बोर्ड से लगाते हो, चार्जर से लगाते हो, चार्जर से लगा के मोबाइल में ये गुण क्या करते हो, आप भरते हो। मोबाइल इस गुण को आप चार्जर इस गुण को क्या करता है, आपके मोबाइल में स्टोर करता है। जब ये गुण उस मोबाइल में स्टोर हो जाता है तो लिखता है फुल चार्ज, मतलब हम एकदम कंप्लीट रूप से इस चार्ज को ग्रहण कर लिए, इस गुण को। ठीक, फिर धीरे 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 ये गुण उसके अंदर से समाप्त होता है तो मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है। तो हम कहते हैं मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो गया, फिर हमें इस गुण को भरा जाए। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखिएगा, आवेश कोई इंसान या कोई वस्तु नहीं है, आवेश पदार्थ के अंदर का गुण है। ठीक है, आवेश पदार्थ के अंदर का क्या है, गुण है, और उसी गुण के कारण वो अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। क्लियर है? वैसे गुण को मापने के लिए मात्रक बनाया गया, एक एसआई मात्रक और एक सीजीएस मात्रक। तो एसआई मात्रक में कूलाम, किसी के अंदर अगर ये गुण ज्यादा है तो कहते हैं उस पर 4 कूलाम का आवेश है, मतलब उसको हमने मापा है कि उसके अंदर 4 कूलाम के बराबर गुण भरा है। किसी के अंदर ये गुण नहीं है तो हम कहते हैं उसके अंदर 0 कूलाम का आवेश है, मतलब उसके अंदर आवेश है ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम इस आवेश के विषय में बात करें और इसके विषय में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो देखें, यहां से अब हम समझेंगे वैद्युत आवेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य। अब क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला कि जो वैद्युत आवेश है वो विपरीत प्रकृति का होता है। देखिए, वैद्युत आवेश 2 ही प्रकार का है और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। पहला फैक्ट ये समझिए। अब हमको पता कैसे चला कि वैद्युत आवेश 2 ही प्रकार का है और वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कैसे पता? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक कांच की रॉड ली, ऐसे देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कांच का रॉड है और ये भी कांच का रॉड है, दोनों कांच के रॉड है। दोनों को देखिए ध्यान से, ये कांच का रॉड, ये भी कांच का रॉड, दोनों को क्या किया, ऊन पर, ऐसे ऊन है, इस ऊन पर दोनों को क्या किया, रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद दोनों कांच के रॉड को धागे से बांधकर ऐसे एक दूसरे के समीप क्या किया, लटका दिया। लटकाने के बाद क्या देखा कि ये दोनों रॉड जो है एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ये वाला कांच का रॉड इधर भाग रहा है और ये वाला कांच का रॉड इधर भाग रहा है। देखिए, जब तक नहीं रगड़ा गया था दोनों, तो दोनों एक दूसरे के समीप थे। इससे दोनों कांच के रॉड को इससे रगड़ा गया और रगड़ने के बाद जब लटकाया गया, एक दूसरे के समीप लाया गया, तो दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। मतलब क्या है कि दोनों एक ही पदार्थ, दोनों को एक ही पदार्थ पे रगड़ा भी गया। इसका मतलब रगड़ने पर दोनों में जो गुण आया होगा वो सेम गुण आया होगा, यानी दोनों में जो गुण है वो क्या है, समान है। और समान गुण के कारण ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक कांच का रॉड ले लिया, उसको कांच का रॉड ले लिया और एक यहाँ पर रॉड को बदल दिया, आबनुस का रॉड ले लिया, आबनुस। अब दोनों को फिर ऊन से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद दोनों को फिर क्या किया, ऐसे धागे से बांधकर दोनों को ऐसे लटका दिया। ऐसे ये कांच वाला रॉड है
और ये आबनूस का राड है, और यहाँ पर दोनों क्या थे, कांच कांच के राड थे। समझ आई बात? दोनों को फिर लटका दिया ऐसे। जब लटकाया तो देखा गया कि ये जो कांच की राड है वो इसके तरफ भाग रही है और ये इसके तरफ भाग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी ओर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ओर आ रहा है। तो बेंजामिन का यह मानना था कि आवेश जो है यहाँ पर दो प्रकार का हो रहा है, एक समान गुण का और एक विपरीत गुण का। यहाँ पर दोनों अलग अलग पदार्थ के रॉड को जब रगड़ा गया तो दोनों पे अलग गुण आने की वजह से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और ये दोनों एक ही पदार्थ के रॉड थे, एक ही पदार्थ पे रगड़े गए तो दोनों पे समान गुण आया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो बेंजामिन का कहना था कि समान गुण वाले जो समान गुण जिन पदार्थों पे आ रहा है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और जिन पे विपरीत गुण आ रहा है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बेंजामिन ने कहा कि सजातीय जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय जो आवेश होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। सजातीय और विजातीय, सजातीय मतलब एक ही जाति का, जैसे लड़का और एक दूसरा लड़का हो तो लड़का एक जाति हो गया, लड़की एक जाति हो गई, लेकिन एक लड़का और एक लड़की हो तो ये विजातीय हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका कहना था कि ये दोनों एक जाति के, इसमें दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पे दोनों के जात अलग अलग हो जाने से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तथ्य हमारे सामने ये मिला बेंजामिन के थ्रू कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए जो सजाती विजाती की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों है क्या? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ये जो दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों आवेश नेचर में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक का नेचर है धनात्मक और दूसरे का नेचर है ऋणात्मक। अब ऐसा कैसे हो गया? तो बेंजामिन ने कहा कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे हम रगड़ रहे हैं ना, तो एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में चले जा रहे हैं। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पदार्थ धनावेशित हो जा रहा है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, ऋणावेशित हो जा रहा है। समझ में आई बात? बेंजामिन का कहना था कि जब दो पदार्थों को, जैसे कांच को हमने ऊन से रगड़ा तो कांच भी आवेशित हो गया, आबनूस को ऊन से रगड़ा, आबनूस भी आवेशित हो गया। तो हो सकता होगा कि कांच के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के किस पे आ गए, ऊन पे। तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो कांच पे कौन सा गुण आएगा, धनावेश का गुण आएगा। और ऊन के इलेक्ट्रॉन निकल, जब आबनूस को रगड़ रहे हैं तो आबनूस क्या किया, इस जो निकले हुए तीनों इलेक्ट्रॉन को आबनूस ने ग्रहण कर लिया, तो आबनूस पे क्या आ गए, 3 ठो ऋण। ठीक है, तो इस पे ऋण आवेश हो गया और इस पे धन आवेश हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के देखिए विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो बेंजामिन का कहना था कि जो आवेश है वो आवेश दो प्रकार का, एक धन और एक ऋण। ठीक है, दूसरा फैक्ट यही था कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। धन आवेश सजाती हो गए जिनके कारण उनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है, धन और ऋण आवेश विजाती हो गए जिनके कारण उनके बीच आकर्षण हो रहा है। क्लियर है? चलिए अच्छा देखिए, एक धन और एक ऋण को अगर हम पास में लाएं तो क्या होगा। अगर एक धन और एक ऋण को आप पास में लाइएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। ठीक है, जब धन और ऋण लाएंगे पास में ना तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे अगर ये लड़का समझ लें धन को और ऋण को लेडीज समझ लें, लड़की समझ लें, ऐसे। तो जब तक ये दोनों सेपरेट हैं तो दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, खुशी हंसी से हैं। लेकिन अगर दोनों को पास ला दिया जाए, दोनों की शादी करा दी जाए तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाती है।
ठीक है, वो हंसी खुशी जो पहले था वो खत्म हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी आप देखें कि धन और ऋण है तो आकर्षण करेंगे, लेकिन जब उनको एकदम पास में ला देंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। इसीलिए हर वस्तु हमेशा किस अवस्था में रहती है, उदासीन अवस्था में रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना धन होता है उतना ही उसके अंदर ऋण आवेश भी होता है। हर वस्तु में धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए वस्तुएं अपने मूल अवस्था में कैसी रहती हैं, उदासीन रहती है। उनकी जो मूल अवस्था है वो उदासीन अवस्था है। ठीक है, अगर आप उसको छेड़ रहे हैं, मतलब उसको किसी दूसरे पे रगड़ रहे हैं, तब वो अपना गुण दिखाता है कि देखो मैं धनी हूं कि गरीब हूं, मैं धनावेशी हूं कि ऋणावेशी हूं, तब वो बताएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं छेड़िएगा तो वो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। तो हर वस्तु अपने मूल अवस्था में कैसा रहता है, उदासीन रहता है। क्लियर है? तो हमको यहाँ 3 गुण मिला, 3 तथ्य मिले। पहला कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। आवेश कितने प्रकार के हैं, 2, एक धन और एक ऋण। समझ में आई बात? हर वस्तु जो होती है वो मूल अवस्था में किस रूप में रहती है, उदासीन रूप में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसके अंदर जितना धन होता है उतना ही उसके अंदर ऋण आवेश भी होता है। धन ऋण बराबर होने के कारण वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अच्छा, धन आवेश कैसे जानेंगे, किस पर कितना धन है और किस पर कितना ऋण है, ये कैसे जानेंगे? तो देखिए, धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर हमसे पूछा जाए कितना धन आवेश, तो जहां पर आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, यहाँ पर कहा जाता है इससे इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया या इसने अपना इतना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो चाहे वो कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे या उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होंगे, घटेंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन घट रहे हो वहां पे कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। मान लीजिए हमारे पास 500 रुपए है, हम ऐसे 1 रुपया 2 रुपया ऐसे फेंक रहे हैं, तो पैसा तो हम फेंक रहे हैं, तो हमारे पास पैसा घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो जहां पर कमी हो रहा है इलेक्ट्रॉन की, वहां पर आवेश का नेचर क्या होगा, धनात्मक होगा। और जो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, हम अगर फेंक रहे हैं पैसे को, तो कोई अगर उसको उठा रहा है तो उसके पास पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। हमारे पास क्या होगा, घटेगा। तो हमारे पास घटा तो हमारे पास कौन सा नेचर आ गया, धन का। उसके पास बढ़ा तो कौन सा नेचर आ गया, ऋण का। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि दिखे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या दिखे, वृद्धि यानी बढ़ोतरी दिखे, लगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए उस पर कौन सा गुण है, ऋण आवेश का। कैसा गुण है, ऋण आवेश का। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लें, धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उतना उस पर धन आवेश होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उतना उस पर ऋण आवेश होगा। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब देखिए, ये जो वैद्युत आवेश की हमने बात की, वैद्युत आवेश जब स्थिर होता है, समझिएगा, मतलब अगर वैद्युत आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो क्या क्या ये शो कर सकता है। अगर कोई आवेश हमारे पास है और वो आवेश स्थिर अवस्था में है, मान लीजिए, समझिएगा कि ये एक आवेश है, ठीक है, और ये स्थिर है, बैठा हुआ है, धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, लेकिन इसकी स्थिति कैसी है, स्थिर है। तो जब आवेश स्थिर होगा ना, यानी ये गति नहीं कर रहा है, इसमें कोई वेग नहीं है, इसमें कोई वेग नहीं है, इसका वेग क्या है, 0। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका वेग होता है, और जब उस गति नहीं करेगी तो उसका वेग क्या होगा, 0। उस स्थिति में वस्तु किस अवस्था में रहती है, स्थिर अवस्था में। और जब आवेश, उसी तरह आवेश भी है, ये गति नहीं कर रहा है, इसका वेग 0 है, ये किस स्थिति में, स्थिर स्थिति में। ऐसी स्थिति में बैठे बैठे क्या कर सकता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ये केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल क्या उत्पन्न करेगा,
वैद्युत क्षेत्र, दूसरा वेग है। अब मान लीजिए यही आवेश है, इस आवेश को हमने क्या किया, गति करा दिया। अब ये आवेश दौड़ने लगा, गति करने लगा, लेकिन वेग इसका क्या है, नियत है। जब दौड़ेगा तो वेग होगा, लेकिन वो वेग किस तरह का है, नियत है, मतलब एक नियत वेग से चल रहा है। तो जब कोई आवेश एक नियत वेग से चलेगा, ठीक है, तो वो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न कर सकता है। अगर कोई आवेश, समझिए, अगर कोई आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन जब वो गति नहीं करेगा, जगह रुका होगा, तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अच्छा, मान लीजिए, अब आप सोच रहे होंगे सर जी अगर नियत वेग से न गति कर रहा हो, उसके वेग बढ़ रहे हो, घट रहे हो, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, परिवर्तित वेग। नियत वेग का मतलब उसका वेग फिक्स हो गया और उसी वेग से बराबर चल रहा है, न घट रहा है उसका वेग, न बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वही आवेश नियत वेग से गति नहीं कर रहा, परिवर्तित वेग से चल रहा है, कब वो तेज दौड़ रहा है, कब वो धीमा हो जा रहा है, तो उसका वेग कैसा हो गया, परिवर्तित। कैसा हो गया, परिवर्तित हो गया। अगर आवेश परिवर्तित वेग से चल रहा है तो वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ ही में ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। ये तीनों उत्पन्न करेगा, ध्यान रखिएगा। कई बार यही प्रश्न आ गया है कि कोई आवेश परिवर्तित वेग से गति कर रहा है तो वो निम्न में से क्या उत्पन्न करेगा। तो देखिए, तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या ऊर्जा, इसी ऊर्जा को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा कहें, या वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग कहें, ठीक है, तब उत्पन्न होगा। ये 3 चीजें तब उत्पन्न होंगी जब आवेश परिवर्तित वेग करेगा, परिवर्तित वेग से गति करेगा। लेकिन जब वो नियत वेग से करेगा तो 2 ही चीज उत्पन्न करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। और जब गति ही नहीं करेगा, एक जगह रुका होगा, तो केवल वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये आवेश किसी चालक के पृष्ठ, कोई चालक है और उस चालक को हमने क्या किया, आवेश दिया। आवेश दिया का मतलब जान रहे हैं, उस चालक के अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न किया कि वह चालक अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो मान लीजिए कोई चालक है, हमने इसके अंदर वैद्युत आवेश वाला गुण उत्पन्न कर दिया, तो वह गुण इस चालक पर कहाँ होगा, इसके पृष्ठ पर होगा। कहाँ होगा, इसके पृष्ठ पर होगा, चालक के अंदर नहीं होता है ये गुण। अगर कोई पदार्थ चालक का है, कोई वस्तु चालक के पदार्थ की बनी है, तो उस पर अगर ये आवेश वाला गुण आ रहा है तो वह गुण कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पर रहेगा। यानी किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश होते हैं, उसके अंदर नहीं होते हैं। आवेश उसके अंदर तब होंगे जब वह वस्तु अचालक की बनी हो। वो वस्तु किसकी बनी हो, अचालक की बनी हो। तो अचालक में ये आवेश उसके आयतन में फैल जाते हैं जब आप उसको आवेश देंगे। लेकिन अगर किसी चालक को आपने आवेश दिया तो वो आवेश कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पर रहेगा, केवल पृष्ठ पर। ये ध्यान रखिएगा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर होता है और किसी अचालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम बात कर लें, कभी भी चालक के अंदर आवेश नहीं रहता है, ध्यान रखिए, उसके पृष्ठ पर रहता है। एक चीज और, मान लीजिए हमारे पास कोई चालक समरूप क्षेत्र का है, मतलब इसका क्षेत्रफल एक समान रूप से है। ऐसे चालक को अगर आप आवेश देंगे तो वहां आवेश जो है समान रूप से फैल जाएगा। ऐसे अगर इस चालक का पृष्ठ समरूप है, समान रूप से है, हर जगह उसका एरिया बराबर है, तो आवेश भी बराबर फैलेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु इस तरह से है कि उसका कहीं पर एरिया कम है, कहीं पर एरिया ज्यादा है, जैसे ये,
देखिए यहाँ पर एरिया समान है तो यहाँ पर आवेश भी देखिए समान रूप से फैला, लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे तो इधर आप देखें एरिया क्या हो गया, कम होता जा रहा है। तो जहां पर एरिया कम होगा वहां पर आवेश का घनत्व तो सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जहां पर एरिया कम होता है किसी भी चालक या किसी भी पृष्ठ का, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर आवेश का घनत्व तो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आवेश का घनत्व जो है प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r के। ये मतलब जहां जिस भाग का या जिस पृष्ठ की त्रिज्या कम होगी वहां पर आवेश का घनत्व सिग्मा सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जहां पर एरिया ज्यादा होगी वहां पर आवेश का घनत्व इस तरह दूर दूर आवेश हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आवेश का घनत्व सबसे अधिक उस स्थान पर होता है जिस स्थान की त्रिज्या सबसे कम होगी। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको आवेश दें तो देखिए ध्यान से, आवेश ये पृष्ठ जो है समान रूप से तो इस पर आवेश समान रूप से फैलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके नुकीले पॉइंट की ओर आएंगे तो इधर पृष्ठ का क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया, तो इधर आवेश का घनत्व सबसे ज्यादा इसके नुकीले हिस्से पे होगा इधर के तुलना में, क्योंकि इधर वाला हिस्सा का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, कम है। हमने कहा जहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल कम है वहां आवेश देखिए क्या है, बहुत पास पास है, यानी वहां पर घनत्व आवेश का सबसे ज्यादा होगा। और जहां पर आवेश पृष्ठ देखिए बड़ा है, फैला हुआ है, वहां पर आवेश का घनत्व क्या है, कम है। तो आवेश सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जहां पर पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, अगर साबुन का बुलबुला हो, आप देखते भी होंगे मेला वगैरह में बच्चे ऐसे बुलबुला उड़ाते हैं, फूंक मार के, ऐसे बहुत बुलबुले उड़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बुलबुला बड़ा क्यों होता जाता है, पहले छोटा निकलेगा, धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है और लास्ट में फूट जाता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए ये जो सॉफ्ट बुलबुला निकलता है, इसके पृष्ठ पर जो आवेश होते हैं वो सब क्या होते हैं, समान होते हैं। इन आवेशों का नेचर क्या होता है, समान होता है, यानी सब या तो धन धन आवेश रहेंगे या तो सब ऋण ऋण आवेश होंगे, ऐसा नेचर होता है साबुन के बुलबुले में। अब जब सब ये धन धन आवेश होंगे तो अभी हमने कहा कि समान आवेशों के बीच यानी सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये बुलबुला क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रतिकर्षण का मतलब ये दूर जाएंगे तो बुलबुला बड़ा होता होता जाएगा और लास्ट में फट जाता है। ठीक है, तो ये सब वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर हमने सीखा। पहला क्या सीखा कि वैद्युत आवेश की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और एक ऋण। धन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कोई भी वस्तु अगर है वो अपनी मूल अवस्था में है तो हमेशा वो उदासीन रहती है, क्योंकि उसके अंदर धन और ऋण की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वैद्युत आवेश का घनत्व उस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है जिस स्थान का पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसकी पृष्ठीय त्रिज्या सबसे कम होती है, वहां पर आवेश का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। साबुन का बुलबुला छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि उस पे समान प्रकृति के आवेश होते हैं जिनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए वो बुलबुला बड़ा होता चला जाता है। तो आई होप आपको हमारा ये वैद्युत आवेश या वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वैद्युत आवेश का इतिहास क्या रहा वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।